स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, ये टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हैं हमने उठाए थे। जैसे एक रिएक्शन दी गई आपको 2A प्लस बी इक्वल टू 3C। पहले क्वेश्चन में 2A प्लस बी इक्वल टू 3C, जिसमें आपको एक के लुप्त होने का वेग दिया गया। लुप्त होना मतलब खत्म होना। ए जो है अभिकारक है वो धीरे धीरे खत्म होगा, ए रिएक्टेंट है, धीरे धीरे रिएक्शन में यूज होता जाएगा और इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, यानी ये धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। तो ए के लुप्त होने का वेग आपको दिया गया 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। और आपसे पूछा गया है बी का और सी का। तो आपने सीधा, मैंने आपको बताया था कि आप ए, बी या सी ये मत सोचा करें, ये कोई भी दो वस्तुएं सोच लें आप, कि कोई भी दो चीजें हैं। जैसे ये दो पेन है, ये बी एक है तो ये एक पेन है, ए तो दो थे तो ये दो पेन थे, बी एक है तो एक पेन है, और सी तीन है तो ये तीन पेन है। अब आप देखें, दो पेन 2 रुपए के आ रहे हैं। क्वेश्चन में उसने दिया है आपको, ए का वेग दिया है, ए 2 है, यानी दो पेन 2 रुपए के आ रहे हैं। और आपसे पूछा क्या गया कि एक पेन कितने रुपए का आएगा और 3 पेन कितने रुपए के आएंगे। जब आपको ये पता लग गया कि दो पेन 2 रुपए के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो जब दो पेन 2 रुपए के आ रहे हैं तो एक पेन कितने रुपए का आएगा? एक पेन 1 रुपीज, 1 रुपए का आएगा ना। तो ये आपके बी के लुप्त होने का वेग आ गया, बी के एलिमिनेशन का। और जब दो पेन 2 रुपए के आए तो एक पेन 1 रुपए का आया, तो 3 पेन कितने रुपए के आएंगे? 3 पेन 3 रुपए के आ जाएगा ना। तो बस 10 की -3, तो जो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। तो आपका सी का बनने का वेग आ गया 3 × 10 की -3। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया a + 2b = 3c। मैंने कल भी आपको कहा था कि आप लोग जो है फॉर्मूले से आंसर मत निकालना है ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। हालांकि हमने फॉर्मूले से भी निकाला था ना, लेकिन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन जो है वो टाइम भी लेगा और गलत होने की संभावना भी रखता है। ये बहुत इजी रहता है मेथड। a + 2b = 3c। a कितने हैं? ए क्वेश्चन में देख लो, a कितने हैं? एक, ए एक है। बी कितने हैं? बी 2, और सी कितने हैं? 3। तो ए बी सी नहीं लिखने हमने एक पेन प्लस 2 पेन बराबर 3 पेन। अब आप देख लें वेग दिया किसका उसने कहा एक के लुप्त होने का वेग 1.5 × 10 की पावर -3 है। तो ए का वेग दे दिया उसने, ए का रेट दे दिया आपको कितना? 1.5 × 10 की पावर -3। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पेन 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए का है। एक पेन जो है वो 1.5 रुपए का है। तो दो पेन कितने रुपए के आएंगे? दो पेन 3 रुपए के। तो ये आपका आंसर बन गया, बी का वेग आ गया। तो 3 पेन कितने रुपए के आएंगे? 4.5, 4.5 रुपए के आ जाएंगे ना। तो ये सी का वेग बन गया आपके पास। बस आप यही हिसाब रखेंगे तो आपके आंसर जो है क्लियर होते जाएंगे। अब मैं आपको सारे आंसर बता देता हूं, ठीक है। अब आप अपने अपने टैली कर लीजिएगा। a + 3b = 2c, a + 3b = 2c में b के लुप्त होने का वेग, b कितने हैं? सीधा देखो 3, b 3 है, तो 3 b है आपके पास, जिसका वेग आपको 4.5 दिया गया। और पूछा किसका गया? a का। तो 3 का वेग दे दिया गया और 1 का वेग पूछा गया। तो कॉमन सी बात है, जब 3 का वेग 4.5 है तो 1 का वेग 1.5 आएगा। 1.5 × 10 की -3, a का वेग आ गया, a का वेग आ गया। और c का आप चेक करेंगे, जब 1 का 1.5 है तो c कितने थे? 2, c 2 थे, तो 2 का 3 × 10 की -3 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा अपना अपना आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए में आएगा 1.5 × 10 की पावर -3, सी में आएगा 3 × 10 की पावर -3। क्लियर?
सही है, चेक कर लें अपना अपना, ठीक है, चेक कर लें, फिर हम लास्ट में कन्फर्म करेंगे, चेक कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन, a प्लस 3b इक्वल टू 2c, a प्लस 3b इक्वल टू 2c में c के बनने का वेग 1.5 है, c के बनने का वेग 10 की पावर माइनस तो जितना है वो उतना ही रहेगा। c कितने हैं ये देख लो, 2, c 2 है, 2 c हैं, तो 2 के लिए वेग 1.5 है, 2 के लिए वेग जो है 1.5 है, और आपसे पूछा गया है 1 a का, 1 a का, तो जब 2 का 1.5 है तो 1 का 0.75 हो जाएगा, 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5। और b का जब 1 का 0.75 है तो b कितने है, 3 है, तो जब 1 का 0.75 है तो 3 का 2.25 हो जाएगा, 2.25 इंटू 10 की माइनस 5। ये कन्फर्म कीजिएगा, सही है, 0.75 इंटू 10 की माइनस 5 ए वाला। अब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना उसमें 0.75 नहीं मिलेगा, आपके ऑप्शन में आपको 0.75 नहीं मिलने वाला है, आपके ऑप्शन में मिलेगा 7.5, 75, है ना, ये करेगा इंटू 10 की माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, फिर एक करेगा 7.5 इंटू 10 की माइनस 4, इस तरह से करेगा, 0.75 नहीं देगा ना। तो 0.75 को अपने कैसे लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10 की माइनस 6 से, 0.75 इंटू 10 की माइनस 5 है, कन्फर्म कर लें, 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है। तो जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। वैसे तो अपने को पता ही है कि 7.5 इंटू 10 की माइनस 6 हुआ है, फिर भी कैसे हुआ है वो भी क्लियर कर देता हूं। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये बन गया 75/100 इंटू 10 की माइनस 5। तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 का मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 से, 10 इंटू 10 से, ऊपर 10 की माइनस 5 है, तो ये भी 10 की पावर 1, ये भी 10 की पावर 1। जब 10 की पावर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1। तो बटे में जो 10 की पावर 1 है उसमें से 1 को मैं ऊपर ले गया, 10 की पावर 1 को ऊपर ले गया, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1। तो जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 की पावर 1 को, तो 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो कितना हो गया ऊपर 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, और यहां रहा 75/10, 75/10 यानी 7.5, तो ये बन गया 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, 0.75 वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा वो। नेक्स्ट में देखें तो a प्लस 2b इक्वल टू 2c में c के बनने का वेग, c कितने हैं देख लो, 2 हैं, 2c हैं, तो 2 के लिए वेग आपको दिया गया, c 2 है तो 2 के लिए वेग आपको दिया गया ना, कितना 2.5, तो b भी 2 ही है, तो b का वेग भी यही रहेगा 2.5, क्योंकि दो अणुओं के लिए वेग आपको दिया गया, 2 मॉलिक्यूल का वेग आपको दिया गया है, b भी 2 ही है तो सेम आएगा 2.5, और a कितने 1 है, तो जब 2 अणुओं के लिए वेग 2.5 है तो एक अणु के लिए उसका आधा हो जाएगा 1.25, 1.25 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर रहेंगे a और b का। तो ये कल हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आज जो हम बात करेंगे वो रहेगी औसत वेग से संबंधित। औसत वेग हमने कल डिस्कस किया था, और आज थोड़ा सा उसमें अगर वेरिएशन करें तो तात्क्षणिक वेग, औसत वेग यानी एवरेज रेट, और तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस रेट। क्या फर्क है दोनों में देखो। औसत वेग, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे मान लो हम लोग अभिक्रिया को ना सोचें तो सीधा सोचें, जैसे मेरा निवास स्थान जो है वो विजयनगर है ना, विजयनगर, मैंने गंगानगर जाना है, सपोज मेरे को लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से ट्रेवल, 100 किलोमीटर पड़ता है। ये दूरी मैंने 2 घंटे में क्रॉस करी, सपोज 2 घंटे में क्रॉस करी, विजयनगर से गंगानगर पहुंचने में 100 किलोमीटर का रास्ता मैंने 2 घंटे में क्रॉस किया। तो बताओ वेग क्या रहा उस साधन का, बस का या कार का क्या वेग रहा,
रेट क्या रहा, ये तो सबको पता लग ही गया होगा। 2 घंटे में 100 किमी क्रॉस किया है, तो बताओ वेग क्या है उस साधन का, जिस साधन पे मैं जा रहा हूं किस स्पीड से वो चल रहा है। 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी पर ओवर चल रहा है वो, है ना। विजयनगर से गंगानगर 100 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, 2 घंटे में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है वो जो साधन है वो 50 किमी प्रति घंटा, ये उसका औसत वेग आया है जो हमने बिल्कुल लास्ट में निकाला है। औसत वेग आया है 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा, ये उसका औसत वेग है। क्या पूरे रास्ते में वो साधन 50 की स्पीड पे ही चला था क्या? उसकी जो सुई थी स्पीडोमीटर की, क्या वो पूरे रास्ते में सुई 50 पे ही रही थी क्या? नहीं, कभी हो सकता है वो रोड खाली हुई हो और वो सुई जो है वो 100 के लगभग भी पहुंच गई हो, और कभी कोई स्टैंड आया होगा या स्टॉपेज आया होगा तो वो सुई 0 पे भी आ गई होगी। यानी जो वेग होता है ना, वास्तव में ये वेग जो होता है ये स्थिर नहीं रहता। औसत वेग तो हम लास्ट में निकाल लेते हैं सीधा, 50 किमी पर ओवर आ गया, लेकिन सारे रास्ते में ये वेग 50 किमी के हिसाब से नहीं रहा। यानी वो साधन जो था वो 50 किमी प्रति घंटा के हिसाब से नहीं चला, कभी उसकी स्पीड इससे बढ़ी होगी, कभी उसकी स्पीड इससे घटी होगी। तो वो वेग जो हम स्पीडोमीटर में देखते हैं, स्पीडोमीटर लगा होता है ना साधन पे, एक मीटर लगा होता है जिसमें हमारे को साधन की स्पीड दिखती रहती है ना, सुई होती है वो घूमती रहती है सुई, और वो स्पीड बताती रहती है। जैसे अभी मान लो ये सुई 70 पे है, तो इसका मतलब अभी वेग क्या है? अगर ये सुई 70 पे है तो अभी वेग क्या है इसका? 70 किलोमीटर पर ओवर के हिसाब से ये चल रहा है साधन। ये इसका तात्क्षणिक वेग है, इंस्टेंटेनियस रेट है, जो उसी पर्टिकुलर टाइम पर मेजर किया गया, उसी पर्टिकुलर टाइम पर मापा गया है, वही तात्क्षणिक वेग होता है। और करेक्ट कौन सा बताओ दोनों में से, ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है? किसको बेटर मानेंगे आप? तात्क्षणिक को। तात्क्षणिक जो होता है वो बेटर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू वही देता है ना। ये तो लास्ट में निकाला हमने, ये जस्ट हम स्पीडोमीटर में देखते हैं तो वहां एग्जैक्ट रेट आता है हमारे पास, जो हम जस्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ही देखते हैं उसमें। यानी बहुत कम समय के लिए ये मापा जाता है तात्क्षणिक वेग, थोड़े समय के लिए मापा जाता है ये वेग, इसलिए थोड़े परिवर्तन को हम लोग डी से लिखते हैं। तो जो हम लोग कल लिख रहे थे ना, प्लस माइनस डेल्टा सी बट्टे डेल्टा टी, डेल्टा बड़े परिवर्तन को बताता है, डेल्टा बड़े परिवर्तन को बताता है। जैसे हम सीधा टाइम देखें, 2 घंटे बाद सांद्रता कितनी बदली, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, 3 घंटे बाद क्या चेंज आया। लेकिन तात्क्षणिक वेग जो होता है वो थोड़े परिवर्तन, छोटे परिवर्तन को बताता है, छोटे चेंज के लिए यूज होता है। और इसमें हम लोग जब लिखते हैं तात्क्षणिक वेग को, तो ये लिखते हैं प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, सिर्फ इतना ही फर्क है। औसत वेग में, एवरेज रेट में हम डेल्टा यूज करते हैं जो बड़े परिवर्तन को बताता है, और तात्क्षणिक वेग में हम डी यूज करते हैं जो छोटे परिवर्तन को बताता है। वो घंटों के बाद मेजर किया जाता है और ये सेकंडों में मेजर किया जाता है, इसलिए जो तात्क्षणिक वेग होता है वो छोटे परिवर्तन को क्लियर करता है, तो डीसी बटे डी आएगा। यानी कल जो हम फार्मूले लिख रहे थे ना, जैसे हमने लिखा था A इक्वल टू बी, तो क्या लिखा था, वेग कैसे लिखा था, ए क्या है, ए अभिकारक या उत्पाद, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है, तो साइन क्या आया था, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि अभिकारक जो होते हैं वो समय के साथ साथ घटते जाते हैं, इसलिए माइनस का साइन यहां हमने लगाया था ना। माइनस ए घटेगा धीरे धीरे, तो माइनस ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ए के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाया, वो सांद्रता को बता रहा है, डेल्टा परिवर्तन को बता रहा है ना। ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन ये डेल्टा जो लगाया बड़े परिवर्तन के लिए लगाया है। अगर इसी को मैंने तात्क्षणिक वेग लिखना होता, इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होता, RINS, तो मैं यहाँ DA अपॉन DT कर देता, बस इतना ही फर्क है दोनों में। वो था डेल्टा ए की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी, और ये है DA की सांद्रता बट्टे DT, छोटे परिवर्तन के लिए लिखा जाता है इसको। बाकी सब आंसर सेम रहने, आपको तो आंसर से मतलब है, आपसे औसत वेग या तात्क्षणिक वेग में क्या डिफरेंस है ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ना, हमारे को आंसर क्लियर करने हैं।
समझ आ गया काम? नेक्स्ट बात अगर अपने करें इसमें, तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ देखें। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ। अब आपको यह क्लियर कर दूंगा कि ग्राफ से माइनस साइन कैसे आ रहा है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है अपने को। तो अब बताओ, जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक, उनकी कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या हुआ था बताओ, घटी थी या बढ़ी थी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता घटेगी, है ना, घटेगी। और जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती है। तो जब हम सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाते हैं ना, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जब ग्राफ बनाया जाता है, तो शुरू में अभिकारक ज़्यादा होते हैं, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती है। तो स्टार्टिंग में, यहाँ टाइम जीरो है, देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, देखो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है ग्राफ से? टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो आप, टाइम ग्राफ इस साइड आ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो जीरो की ओर जा रही है, रिएक्टेंट वाली, यानी घट रही है। और प्रोडक्ट कितने होते हैं शुरू में? उत्पाद होता है क्या आपके पास शुरू में? जब अभिक्रिया हम लोग स्टार्ट करने वाले, नहीं होता ना, उत्पाद नहीं होता शुरू में, प्रोडक्ट नहीं होता हमारे पास। तो शुरू में प्रोडक्ट जीरो है, यहां रहेगा प्रोडक्ट का जीरो पॉइंट पर। धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है। तो प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ है और रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। क्लियर है ग्राफ? तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ये ग्राफ इसी को बता रहा है। अब इसी ग्राफ से ही प्लस माइनस वाले साइन भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे रिएक्टेंट के लिए क्या साइन लगाते हैं हम लोग? रिएक्टेंट के लिए माइनस का या प्लस का? माइनस का, है ना। अब मैं यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहा हूं, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां टाइम ले रहा हूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहा हूं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो ये कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज कर दी रिएक्टेंट की, ये डिक्रीज हो गई। लेट T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी वो C1 थी, T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी वो C1 थी, और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है। क्लियर? T1 टाइम पर क्या मान ली कंसंट्रेशन? C1। T2 टाइम पर क्या मान ली कंसंट्रेशन? C2। T1 टाइम पर कंसंट्रेशन C1 और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2। अब वेग क्या था, रेट क्या था? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, जो भी समय उसमें लगेगा, टाइम उसमें लगेगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ? सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ? C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता करेंगे ना, C2 माइनस C1। और टाइम में क्या परिवर्तन हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1। सांद्रता में परिवर्तन रहेगा C2 माइनस C1, और जो समय में परिवर्तन है वो T2 माइनस T1 रहेगा। अब आप ग्राफ से देखें वापिस, किसकी वैल्यू बड़ी है बताओ? C1 की या C2 की? वैल्यू किसकी बड़ी है? देखो, C1 की वैल्यू बड़ी है या C2 की वैल्यू बड़ी है? C1 की, है ना, C1 की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ग्राफ का जो बेस पॉइंट है वो जीरो है, यहाँ बेस पॉइंट जीरो है, आगे जाएंगे तो 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है C1 की वैल्यू बड़ी है। और कॉमन सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं अभिकारक की सांद्रता घटेगी, तो कॉमन सी बात है पहली सांद्रता ज्यादा होगी, दूसरी सांद्रता कम होगी। ठीक है, उसको भी सोचने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए आपको। तो C1 की वैल्यू बड़ी है, तो जब C1 की वैल्यू बड़ी होगी तो बताओ आंसर आपका नेगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में? जब C1 की वैल्यू बड़ी होगी, चेक करके देख लो, C1 की वैल्यू, C1 की नेगेटिव में होगा ना, क्योंकि C2 माइनस C1 है।
अगर आपको क्विकली क्लियर नहीं होता ना, वैल्यू पुट कर ले। मान लो C2 3 है, तो ये तो आपको दिख रहा है कि C1 उससे ज़्यादा है, तो आप यहाँ C1 की वैल्यू 3 से ज़्यादा लिख दें, जो मर्जी लिख दें, 7 लिख दें, तो 3 माइनस 7, ये तो सबको पता लग ही जाता है कि -4 ही आना है। ठीक है, तो ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, यानी हमारा आंसर बनेगा -ΔC/ΔT। और यही हमने पढ़ा था, अभिकारक के लिए माइनस का साइन आता है। समझ आ गई बात? तो ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं रेट लो की। रेट लो, रेट लो, एक आप पढ़ते हैं रेट लो वेग नियम, एक पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, या जिसको हम बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। पढ़े हैं दोनों? दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में दोनों आएंगे, है ना। रेट लो और रेट लो, रेट लो और लॉ ऑफ एक्टिव मास, रेट लो एंड लॉ ऑफ एक्टिव मास पढ़े हैं दोनों? क्या होता है रेट लो? रेट लो और लॉ ऑफ एक्टिव मास में क्या डिफरेंस है? ध्यान है किसी को तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी, चलो A+2B इक्वल टू प्रोडक्ट, A+2B इक्वल टू प्रोडक्ट। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो रेट होता है, वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वेग नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है हमारे को? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। जैसे इसमें बताओ अभिकारक कौन से, चलो बताओ, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी कौन कौन से अभिकारक हैं? ए और बी, है ना, ए और बी। तो वेग क्या लिखेंगे हम? वेग समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। तो ए की सांद्रता, यानी ए के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू बी की सांद्रता, बी के बाहर भी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और ये जो इसकी स्टोइक्योमेट्री है, बी की स्टोइक्योमेट्री, यानी कि ये दो जो इसका गुणांक है वो इसकी पावर हो जाता है, जो गुणांक है वो पावर हो जाता है। ये सक्रिय द्रव्यमान का नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता को बोला जाता है, कंसंट्रेशन को बोलते हैं एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन, सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता। अब जैसे मैं और लिखूं 2A + 3B, 2A + 3B इक्वल टू प्रोडक्ट, 2A + 3B इक्वल टू प्रोडक्ट। अब बताओ क्या लिखोगे वेग? अब वेग बताओ क्या लिखोगे? वेग समानुपाती क्या लिखें? 2A + 3B इक्वल टू प्रोडक्ट। कौन कौन से अभिकारक हैं इसमें? ए और बी। तो क्या लिखोगे बताओ? वेग समानुपाती क्या लिखें?
ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, ए की पावर 2 और बी की पावर 3, ये तो हो गया हमारे पास द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। लेकिन वेग नियम क्या कहता है, देखो रेट लो क्या कहता है, रेट लो सेम यही बात कहता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क वो रखता है। क्या? वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। इसकी जो पावर होती है ना, जैसे मान लो मैंने ए की पावर x लगा दी और बी की पावर y लगा दी। जैसे यहां क्या कर रहे थे हम, ए की पावर 2 लगा रहे थे, बी की पावर 3 लगा रहे थे। यहां हमने क्या किया, ए की पावर x लगा दी, बी की पावर y लगा दी। जो x है वो 2 के बराबर हो भी सकता है और वो 2 के बराबर नहीं भी हो सकता। यानी जो पावर होती है ना सांद्रता की, वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। ये वेग नियम कहता है। द्रव्यानुपाती क्रिया में तो जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो पावर होगी वो हमेशा इस स्टोइकियोमेट्री के बराबर करोगे हमेशा। लेकिन वेग नियम में जो पावर होगी वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। जैसे अपने सिंपल एग्जांपल ने मैंने लिया ए की स्टोइकियोमेट्री ए प्लस बी की स्टोइकियोमेट्री स्मॉल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब बताओ क्या लिखोगे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बताओ। पहले तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या लिखोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की सांद्रता की पावर स्मॉल ए, बी की सांद्रता की पावर स्मॉल बी। और वेग नियम क्या लिखोगे, वेग नियम बताओ। वेग नियम हम क्या लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, एक्स इक्वल टू ए और एक्स नॉट इक्वल टू ए। दो कंडीशन बनती हैं इसमें, x जो है वो a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही y क्या होगा, y बताओ, y b के बराबर हो भी सकता है और b के बराबर नहीं भी हो सकता। दो कंडीशन बनती हैं, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है। अब ये फर्क क्या है दोनों में, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। जो वेग नियम है ना, वेग नियम, इसमें जो पावर होती है ना वो अभिक्रिया की कोटि को बताती है। जैसे ए की कोटि x है, ए की कोटि x है और बी की कोटि कितनी है, बी की कोटि y। ये जो पावर होती है x और y, ये कोटि को बता रही है, अभिक्रिया की कोटि को, ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये। ऑर्डर ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो x और ऑर्डर ऑफ बी लिखूं तो कितना है, y। क्लियर। और जो ए और बी है, ए और बी है वो अणु संख्यता को बता रहे हैं, मोलिकुलैरिटी को बता रहे हैं, अणु संख्यता को, मोलिकुलैरिटी। ए की अणु संख्यता कितनी है, ए के कितने अणु भाग ले रहे हैं, ए के कितने अणु भाग ले रहे हैं, कैपिटल ए के, मोलिकुलैरिटी ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए है ना। और मोलिकुलैरिटी ऑफ बी कितनी है, स्मॉल बी। ये अणु संख्यता को बता रहे हैं और ये कोटि को बता रहे हैं, कोटि और अणु संख्यता। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब वापिस क्लियर करो बात को। x क्या है, x क्या है, x कोटि है या अणु संख्यता, x कोटि, x कोटि है। और a क्या है, a क्या है, अणु संख्यता। तो ये बताता है कि कोटि और अणु संख्यता बराबर हो भी सकती है और कोटि और अणु संख्यता बराबर नहीं भी हो सकती है। दो स्थितियां होती हैं, कोटि और अणु संख्यता बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। यानी ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी बराबर हो सकती है और ऑर्डर मोलिकुलैरिटी बराबर नहीं भी हो सकती। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी इक्वल ही हो। जिसमें अणु संख्यता और कोटि बराबर होती है ऐसी अभिक्रियाएं सरल अभिक्रियाएं होती हैं, सिंपल रिएक्शन होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, एक ही पद में पूरी होती हैं। ये सरल अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोटि और अणु संख्यता बराबर होते हैं। दूसरी अभिक्रिया जिसमें कोटि और अणु संख्यता बराबर नहीं होते वो जटिल अभिक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है।
एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। क्लियर? बाकी मैं अभी और क्लियर करूंगा कोटि और अनुसंख्यता को, है ना। अभी मैं वेग नियम की बात ही कर रहा हूं, वेग नियम से मैं आपको क्वेश्चन निकाल लूंगा। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी, वेग समानुपाती a की पावर 2 b की पावर 3, ये लिखा। तो बताओ a की कोटि कितनी है? a की कोटि 2, a की कोटि 2 है ना। a का ऑर्डर जो है वो 2 है, और b की कोटि कितनी है? b की कोटि 3 है ना। b का जो ऑर्डर है वो 3 है। अब क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन देता है वो अपने को, यदि अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए A की कंसंट्रेशन को, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब आप देखो, यहां देखो, वेग जो है वो A की सांद्रता की स्केयर, A की सांद्रता की स्केयर पर डिपेंड कर रहा है, सही है। तो अब उसने कहा A की सांद्रता को क्या किया? 2 गुना कर दिया, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया। तो आप कुछ नहीं सोचें, आप उसी को वापस लिखें, वेग समानुपाती A की स्केयर B की क्यूब। जहां A की सांद्रता दी है ना, A की सांद्रता, वहां आप जितने गुना की है वो सोच लें। कितने गुना की बताओ? A की सांद्रता कितने गुना करी? 2 गुना, है ना। 2 गुना, 2 गुना। पावर कितनी है इसकी? पावर कितनी है? 2, है ना। B की पावर 3 ही है। तो अब देख लो, 2 की पावर 2 कितना आएगा बताओ? 2 की पावर 2 4, यानी वेग 4 गुना हो जाएगा। वेग जो है वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? इसका एग्जैक्ट जो है ना, अगर सिस्टमेटिक सोचें, वैसे तो सिस्टमेटिक सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा सोचो, क्योंकि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम सेविंग जरूरी है हमारे लिए। तो सीधा सोचो, A की सांद्रता 2 गुना करी, तो A की जगह 2 लिखें। अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, वेग 4 गुना हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको एग्जैक्ट करना चाहते हो तो सही तरीका यह है, सही तरीका यह है क्या? R समानुपाती A की स्केयर B की क्यूब। अब उसने क्या कहा? A की सांद्रता को कितने गुना किया? A की सांद्रता को कितने गुना किया? 2 गुना। अब समानुपाती का निशान भी हटा दो एक बार। समानुपाती का निशान हटाओगे तो नियतांक लगाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे, के कांस्टेंट लग गया, ठीक है। अब देखो, मान लो A की सांद्रता को 2 गुना किया, A की सांद्रता को 2 गुना करने पर, A की सांद्रता को 2 गुना करने पर, तो अब A की सांद्रता का मैं 2 से गुना कर रहा हूं, देखो, तो वेग बदलेगा या नहीं बदलेगा? पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन यही है, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वेग बदलेगा। तो मैंने ये वेग मान लिया आर डैश मान लिया। क्लियर? आर डैश मान लिया। अब आप वैल्यू निकाल लो, आर डैश इक्वल टू के, 2 का स्केयर कितना होगा? 2 का स्केयर 4। तो मैंने A को 2 से गुना कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 का स्केयर 4 हो गया। 4 इंटू A की सांद्रता का स्केयर B की सांद्रता की क्यूब। अब R डैश इक्वल टू 4 इंटू के, A की सांद्रता की स्केयर B की सांद्रता की क्यूब। अब ये मान लो समीकरण 1 थी और ये मान लो समीकरण 2 है। अब 1 और 2 की तुलना करके देखो, के A की स्केयर B की क्यूब, ये पड़ा देखो, है ना। ये रहा समीकरण 2 में आ रहा है, ये पहले वेग के बराबर था। तो अब क्या आया? R डैश बराबर 4 इंटू आर, यानी जो R डैश है वो पहले वाले वेग का 4 गुना हो गया है। तो अब वैसे अपना उत्तर डायरेक्ट आ रहा था, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। क्या करना है आपने? क्या करना है? जो A की सांद्रता है उसको क्या करेंगे? A की सांद्रता को, A की सांद्रता की जगह 2 लिख दें, बस 2 गुना किया, 2 लिख दें। 2 का स्केयर कितना होता है? 2 का स्केयर, बस आपका उत्तर यही है कि वेग 4 गुना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन वही रखते हैं अपने, वेग समानुपाती, अब आप अपने आप बताना, A की स्केयर B की क्यूब।
ए की सांद्रता को 2 गुना किया था मैंने, तो वेग कितने गुना हुआ था वेग? बी की सांद्रता को 2 गुना करूं तो कितने गुना होगा बताना? 8 गुना। जल्दी मत करना, 6 गुना ऑप्शन आएगा पेपर में, ठीक है ना? और बहुत से स्टूडेंट होंगे वहां, 8 गुना होगा। क्यों? क्योंकि बी की सांद्रता को जब आप 2 गुना करेंगे तो 2 की पावर 3 है, वो 2 की पावर 3 को हल कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2, आराम से हल करना, जल्दी नहीं करना। 2 दूना 4 दूना 8, यानी वेग 8 गुना होगा। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें, दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, तो वेग कितने गुना होगा बताओ? बहुत बढ़िया, 32 गुना होगा। क्यों 32 गुना कैसे हुआ? जब आपने ए की सांद्रता को 2 गुना किया था तो वेग कितने गुना हुआ था? 4 गुना। अब वो कह रहा है दोनों की सांद्रता को 2 गुना करना है, तो ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हुआ। बी की सांद्रता को भी 2 गुना किया तो 2 की क्यूब कितना होगा? 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब 8 हो गया ना। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई है बीच में, 8 चौके 32, यानी वेग 32 गुना होगा। वेग जो होगा वो 32 गुना हो गया। समझ आ गया है ना? 2 की स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 की क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, तो यानी वेग 32 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे इसी में ही समीकरण यही दे रहा हूं ना, वेग समानुपाती ए की स्क्वायर बी की क्यूब, ए की स्क्वायर बी की क्यूब। ए की सांद्रता को 3 गुना और बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग बताओ कितने गुना होगा? ए की सांद्रता को 3 गुना और बी की सांद्रता को 2 गुना, 72 गुना। समझ आ गया कैसे? ए की सांद्रता को कितने गुना किया? 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। बी की सांद्रता को किया 2 गुना, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8, तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 गुना आ जाएगा वेग आपका। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म देखो कैसे देता है। अपने को कोई भी अभिक्रिया दे देगा, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद। इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता 5 गुनी करने पर, अब ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना आपको, तो कल मैं टेबल वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? और वो टेबल वाले क्वेश्चन जो है आपको रीड करते ही, टेबल को देखते ही आंसर आएगा आपका, देखना। इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता 5 गुनी करने पर वेग 25 गुना हो जाता है, तथा बी की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग 64 गुना हो जाता है। यानी आपको एक रिएक्शन दी गई, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसमें ए की कंसंट्रेशन को अगर हम 5 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट 25 टाइम इंक्रीज हो जाता है, और बी की कंसंट्रेशन को अगर 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट 64 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ए की सांद्रता को 5 गुना करने पर, ए की सांद्रता को 5 गुना करने पर वे कितने गुना इंक्रीज हुआ? 25 गुना। और बी की सांद्रता को 4 गुना करने पर वे कितने गुना इंक्रीज हुआ? 64 गुना। अब अपने से पूछेगा क्या? इस अभिक्रिया के लिए कुल कोटि पूछ सकता है, ओब्लिक ए की कोटि व बी की कोटि अलग अलग पूछ सकता है, ए की कोटि व बी की कोटि अलग अलग भी पूछ सकता है, और वेग नियम भी पूछ सकता है। तीनों में से कोई भी बात पूछ सकता है, क्योंकि अगर कोटि पता लग गई तो वेग नियम पता लग जाएगा।
ए की कोटि और बी की कोटि पता लग गई तो कुल कोटि पता लग जाएगी, है ना, ऑर्डर, टोटल ऑर्डर पता लग जाएगा। अब कैसे करेंगे अपने, वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसमें उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी वेग समानुपाती है ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, और ए की पावर ए की कोटि को बताती है और बी की पावर किसको बताती है, बी की कोटि को। बस आपको यह पता होना चाहिए कि अब आपको कोटि निकालनी है ना। वेग नियम लिखने का मतलब है कि आपको कोटि चाहिए, तो आपने ये कोटि सोचनी है, कोटि ही आपके पास क्वेश्चन मार्क है। अब आप अपने आप सोचें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए की सांद्रता को 5 गुना, तो आप ए की सांद्रता की जगह 5 लिखें, ए की सांद्रता की जगह 5 लिखें। वेग 25 गुना हो गया, वेग की जगह 25 लिखें। अब ये पावर आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो अब बता दो पावर कितनी करूं, 5 की पावर कितनी करूं कि 25 हो जाए, 2, 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर 2 है। यहां समझ आई बात या नहीं आई भाई, एक ही सांद्रता की जगह आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले ना, थोड़ी सी भी आप जल्दबाजी कर जाएंगे ना तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए हमारे से, और बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने वेग नियम लिखना है, यानी आपको पावर पहचाननी है। उसने क्या कहा, ए की सांद्रता को 5 गुना किया, तो आप सांद्रता की जगह 5 लिख दें। वेग 25 गुना हो गया, वेग की जगह 25 लिख दें। अब आपको पावर आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको पता है कि 5 की पावर कितनी करूं कि 25 आ जाए, कितनी करें, 5 की पावर 2, तो यानी ए की स्क्वायर है, ए की कोटि 2 है, ए की कोटि पता लगी मेरे को, ठीक है, ए की पावर 2 है। अब ऐसे बी की पावर सोचो, क्या कहा उसने, बी की सांद्रता को 4 गुना कर दिया, बी की सांद्रता को 4 गुना कर दिया, तो बी की सांद्रता की जगह आप 4 लिख दें। पावर आपने सोचनी है क्योंकि बी की पावर बी की कोटि होगी, ठीक है। बी की सांद्रता को 4 गुना किया तो वेग 64 गुना हो गया, जो वेग है वो 64 गुना हो गया। अब बताओ 4 की पावर कितनी करूं कि 64 हो जाए, 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, यहां 64 आ जाएगा ना, तो 4 की पावर 3 करेंगे, तो 4 की पावर 3 करेंगे, यानी बी की कोटि 3 है, तो कुल कोटि पता लगी कितनी है, कितनी है कुल कोटि, 5। जब ए की कोटि 2 है, बी की कोटि 3 है, तो कुल कोटि 5 ही आएगी, है ना। और वेग नियम लिख सकते हैं, अब वेग नियम लिख सकते हैं, वेग समानुपाती है ए की सांद्रता की स्क्वायर और बी की सांद्रता की पावर 3 के। समझ आ गया है। अब अगला क्वेश्चन आपने बताना है, ठीक है। ए की सांद्रता को 2 गुना किया, ए की सांद्रता को 2 गुना, तो वेग हो गया 16 गुना, और बी की सांद्रता को किया 3 गुना, तो वेग हो गया 27 गुना। अब कोटि बताओ ए और बी की, वापिस चेक करें, 4 और 3, 4 और 3, जल्दी नहीं करनी है ना, जल्दी नहीं करनी किसी भी प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ी सी जल्दी करेंगे तो नेगेटिव में जा सकता है काम अपना ना। ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो वेग 16 गुना हुआ, तो अपने को यही दिख रहा है, ए की सांद्रता को 2 गुना करें तो ए की पावर कोटि पहचाननी है आपने, है ना। वेग समानुपाती ए की पावर क्वेश्चन मार्क है, बी की पावर भी क्वेश्चन मार्क है। अब अगला कह रहा है ए की सांद्रता को 2 गुना किया, तो पावर आपने आइडेंटिफाई करनी है। वेग 16 गुना हो गया, वेग की जगह 16 लिख दे। अब 2 की पावर कितनी करेगी, 16 हो जाए। अगर सीधा नहीं पता लग रहा तो आप यूं करते जाएं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यहाँ आ गया वो, तो यानी 2 की पावर 4 आ गया, तो पावर अपने को पता लगी कि पावर 4 है। सेम ऐसे ही उसने कहा बी की सांद्रता को 3 गुना किया, पावर क्वेश्चन मार्क है, वेग जो है वो 27 गुना हो गया, तो अब 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है,
कितनी करूँ कि 27 आ जाए, नहीं पता लगता तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं। 3 × 3 9 × 3 27, यानी 3 की पावर 3, यानी b की कोटि 3 है। तो a की कोटि 4 है, b की कोटि 3 है। ये वेग नियम बन गया। क्लियर? टेबल वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो इसी पे बेस्ड होंगे। समझ आया सबको क्वेश्चन? तो आज आपके पास दो तरह के क्वेश्चन निकल गए हैं। एक तो कोटि दे के वेग में परिवर्तन पूछा जाएगा, और एक वेग में परिवर्तन दे के कोटि पूछ सकता है अगला, है ना। कोटि दे के वेग में परिवर्तन पूछ सकता है और वेग में परिवर्तन दे के कोटि पूछ सकता है। जैसे हमने पहले किया था, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना ये वाला, तो इसमें हमारे को क्या दिया था इसने हमारे को कोटि दी गई थी। ये क्वेश्चन था, इसमें हमारे को कोटि दी गई थी, है ना। और हमारे को पूछा था कि वेग कितने गुना हो जाएगा। तो कोटि दे के वेग में परिवर्तन पूछ सकता है, या वेग दे के कोटि भी पूछ सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हैं? तो इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, वो भी आपने करके रखने हैं।